हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट वे। आज आप सभी लोगों के लिए सामान्य हिंदी का एक मॉडल पेपर लाए हैं जो आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। पहला प्रश्न है, आवाहन का विलोम शब्द क्या होता है? आवाहन का अर्थ होता है किसी को बुलाना और इसका विलोम शब्द क्या होगा? नवाहन, अनुवाहन, विसर्जन या फिर विकृति। तो आवाहन का विलोम होता है विसर्जन। यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा दुर्गा पूजा होती है, गणेश पूजा होती है, तो जब पूजा समापन होती है तो उसके बाद मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है। तो पहले उनका आवाहन होता है, यानी कि पहले उनको बुलाया जाता है, इसके बाद में उनका विसर्जन कर दिया जाता है कि अगले साल फिर से आइएगा। तो यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अवधी का निजी छंद क्या है? अवधी भाषा जो होती है वो अवध क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अयोध्या साइड अवधी भाषा का ही प्रयोग किया जाता है और इसका निजी छंद क्या है? रोला, छप्पय, कवित्त या फिर बरवय। तो अवधी का जो निजी छंद है वो है बरवय। यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। बरवय छंद जो होता है ये इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे में 7-7 मात्राएं होती हैं। इनको याद रखिएगा, पहले और तीसरे में 12-12 होती हैं और दूसरे और चौथे में 7-7 मात्राएं होती हैं। और अवधी भाषा के जो प्रमुख कवि हैं वो हैं तुलसीदास जी, मलिक मोहम्मद जायसी, मुल्ला दाऊद। ये सभी अवधी भाषा के प्रमुख कवि हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, औघट का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? औघट का अर्थ होता है कठिन। तो इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? दुस्तर, दुर्जन, दिव्य या फिर दामिनी। तो औघट का पर्यायवाची शब्द होगा दुस्तर। यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका अर्थ होता है अगम्य, यानी कि जहाँ जाया ना जा सके, कठिन, ये सभी इनके पर्यायवाची हैं। दुर्जन का अर्थ होता है दुष्ट, खल, ये सभी दुर्जन के हैं। दिव्य का अर्थ होता है अलौकिक, अलौकिक ये दिव्य का अर्थ होता है। और दामिनी का अर्थ होता है प्रभा। तो यहाँ आपका औघट का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में रस पूछा गया है, कौन सा है? साज चतुरंग सैन अंग में उमंगधारी, सरजा शिवाजी संग जीतन चलत हैं। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो यहाँ इन पंक्तियों में आपसे बताया गया है कि शिवाजी की जो चतुरंगिणी सेना है उसका वर्णन किया गया है, यानी कि उसके वीरता का वर्णन किया गया है यहाँ पर। तो इन पंक्तियों में कौन सा रस होगा? अद्भुत रस, वीर रस, भयानक रस या फिर हास्य रस। तो इन पंक्तियों में होगा वीर रस, क्योंकि यहाँ पर शिवाजी की सेना जो कि जिसका नाम था चतुरंगिणी सेना, उसके उत्साह का वर्णन किया जा रहा है, यानी कि वो लोग युद्ध करने के लिए जा रहे हैं पूरे जोश के साथ। और वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। तो यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आद्य का विलोम शब्द क्या होगा? आद्य का अर्थ होता है प्रारंभ। और आदि आप लोगों ने शब्द सुना होगा, आदि का विलोम होता है अंत। और आदि से ही मिलकर बना है आद्य। तो आद्य का विलोम क्या होगा? अभ्यस्त, आरंभ, अंत या फिर आदि। तो आद्य का विलोम शब्द हो जाएगा अंत। यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कानन कुंडल मोर पखा उर्पे बनमाल, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ये पंक्तियां आपके सामने दी गई हैं और इनमें अलंकार पूछा गया है। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, वीप्सा अलंकार या फिर रूपक अलंकार। तो यहाँ पर का वर्ण की आवृत्ति एक से ज़्यादा बार हो रही है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। आग बिना धुआं नहीं होता,
आग के बिना धुआं नहीं होता, यानी कि जहाँ आग है धुआं वहीं होगा। तो इस लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा? संसाधन की कमी से अयोग्य बनना, हर चीज के पीछे कारण अवश्य होता है, सबका मत अलग अलग होना, या फिर अपने आप प्रयास करने से ही काम बनता है। तो जहाँ आग होती है वहीं धुआं होता है, यानी कि हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। तो यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, हर चीज के पीछे कारण अवश्य होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सांग में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सांग का संधि विच्छेद क्या होता है देख लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सा प्लस अंग, तो यहाँ पर संधि पूछी गई है। तो यहाँ पर सा प्लस अंग मिलकर बनता है सांग। तो यहाँ आपको बड़े आ की मात्रा दिख रही है, तो इसलिए यह दीर्घ संधि हो जाएगी, और दीर्घ संधि आती है स्वर संधियों में। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुकृति शब्द का विलोम क्या होगा? अनुकृति का अर्थ होता है नकल करना। तो इसका अर्थ पूछा गया है, वास्तविक, प्रतिकृति, तथ्यपरक, या फिर अग्रकृति। तो अनुकृति का विलोम शब्द होता है वास्तविक। यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, वास्तविक जो होता है वो अनुकृति का विलोम होता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में संधि पूछी गई है आपसे, एतन मुरारी में कौन सी संधि है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आपके संस्कृत में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इसलिए जो लोग सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी ध्यान से देखिएगा, और जो लोग लेखपाल के कर रहे हैं वो लोग भी जरूर देखिएगा। तो एतन मुरारी में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, अयादि संधि, विसर्ग संधि, या फिर स्वर संधि। तो एतन मुरारी का पहले संधि विच्छेद करके देख लेते हैं क्या होगा। तो ये हो जाएगा एतत प्लस मुरारी। तो यहाँ पर कौन सी संधि आ जाएगी? तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यंजन संधि। एतन मुरारी में व्यंजन संधि हो जाएगी। व्यंजन संधि की परिभाषा होती है जो, यानी कि जिसमें कि पहला अगर वर्ण व्यंजन है तो दूसरा स्वर या व्यंजन हो, उसके बाद जो आधा हो जाता है वही व्यंजन संधि कहलाती है। यानी कि जो विकृति उत्पन्न होती है वो व्यंजन संधि कहलाती है। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। उच्छिप्त शब्द का क्या अर्थ है? आप लोगों ने हिंदी वर्णमाला में पढ़े होंगे उच्छिप्त व्यंजन, तो उसी से आया है उच्छिप्त शब्द का अर्थ, जिससे बढ़कर कोई ऊंचा ना हो, ऊपर की ओर फेंका गया, क्रोधित व्यक्ति की मना स्थिति, या फिर किंग कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति। तो उच्छिप्त व्यंजन जो होते हैं, उच्छिप्त शब्द का अर्थ होता है कि जब कोई चीज टकराकर ऊपर की ओर उछलती है या झटके से बाहर आती है तो उसको उच्छिप्त कहते हैं। जैसे कि हिंदी वर्णमाला में दो वर्ण होते हैं, अड़ा और डा। ये दोनों ही जब आप इनको बोलते हैं तो ये जीभ को ऊपर की ओर उठाते हैं, जिससे कि ये उच्छिप्त व्यंजनों में आ जाते हैं। तो यानी कि यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ऊपर की ओर फेंका गया या फिर उछाला गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उद्धार का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? उद्धार का अर्थ होता है मुक्ति पाना। तो यहाँ पर इसका पर्यायवाची शब्द निस्तार, उत्थान, प्रगति, या फिर उद्यम। तो उद्धार का पर्यायवाची शब्द होता है निस्तार। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके और पर्यायवाची होते हैं मुक्ति, छुटकारा, रिहाई। ये सभी इनके पर्यायवाची शब्द हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो इनको जरूर नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आपके पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? यहाँ पर तत्सम शब्द पूछा गया है, इच्छु, निहाई, ईर्षा, या फिर ईंट। तो तत्सम शब्द जो है वो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, इच्छु। इच्छु का तद्भव शब्द हो जाएगा, वो होता है ईख। ईख यानी कि गन्ना। तो इसको ईख का तत्सम होता है इच्छु। और निहाई, ईर्षा और ईंट ये सभी तद्भव शब्द हैं। इनके आपको तत्सम शब्द बता देते हैं। निहाई का होता है निधाती, ये होता है निहाई का। ईर्षा, ईर्षा का कहते हैं ईर्ष्या।
और ईंट को इष्टिका, ये सभी इनके तत्सम शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति या संस्था के 60 साल पूरे होने पर मनाई जाने वाली जयंती को क्या कहा जाता है? जब किसी व्यक्ति या फिर कोई संस्था होती है उसके 60 साल पूरे हो जाते हैं तो कौन सी जयंती मनाई जाती है? स्वर्ण जयंती, हीरक जयंती, रजत जयंती या फिर पाक्षिक जयंती? तो जब 60 साल पूरे हो जाते हैं तो वो हीरक जयंती मनाई जाती है। यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वर्ण जयंती मनाई जाती है 50 साल पूरे होने पर। आप लोगों ने सुना होगा गोल्डन जुबली, ये होता है स्वर्ण जयंती। रजत जयंती, सिल्वर जुबली, ये होती है 25 साल पर। 25 साल पर रजत जयंती, 50 साल पर स्वर्ण जयंती और 60 साल पर हीरक जयंती। और जो 75 साल पर मनाई जाती है वो होती है प्लेटिनम जयंती और 100 साल वाली होती है शताब्दी जयंती। तो यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 60 साल पूरे होने पर जो मनाई जाती है उसको हीरक जयंती कहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर नोट कर लीजिए आप सभी लोग। इससे मिलता जुलता एक प्रश्न जरूर आप लोगों से पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही ना करें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कूद कूद मछली बगुले को खाए, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? नकल उतारना, अनदेखी करना, अंधानुकरण करने पर हानि उठाना या फिर बिल्कुल विपरीत काम होना। तो क्या कभी आप लोगों ने सुना होगा कि कोई भी मछली बगुले को खाती है? अक्सर यही सुना है कि बगुला ही मछली को खाता है, यानी कि बिल्कुल विपरीत काम होना। यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। कूद कूद मछली बगुले को खाए, लोकोक्ति का जो सही अर्थ है वो हो जाएगा बिल्कुल विपरीत काम होना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या होगा? यहाँ पर आपसे शुद्ध वर्तनी का शब्द पूछा गया है। आधिक्यता, आधिक्य, अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में किसकी वर्तनी सही है? तो यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, आधिक्य। इसका अर्थ होता है अधिकता। अधिकता को आधिक्य भी कहा जाता है, तो यही शब्द वर्तनी के हिसाब से सही है, आधिक्य। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, उपमेय का सर्वाधिक उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा होगा? उपमेय का विलोम शब्द पूछा गया है। अनुपमेय, उपमान, उपमा या फिर अनुपमेय। तो उपमेय का अर्थ होता है जिसकी उपमा दी जाती है, यानी कि जिसकी तुलना की जाती है वो होता है उपमेय, और जिससे तुलना की जाती है वो होता है उपमान। तो यहाँ पर उपमेय का विलोम शब्द हो जाएगा अनुपमेय। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन एक से दिख रहे होंगे, लेकिन है नहीं, क्योंकि यहाँ पर ना के ऊपर छोटे ऊ की मात्रा है और यहाँ पर ना के ऊपर बड़े ऊ की मात्रा है। तो जिसमें आपको छोटे ऊ की मात्रा दिखाई दे वही सही हो जाएगा, इसलिए ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। और उपमा का अर्थ होता है तुलना करना। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तालाब का पर्यायवाची शब्द है? तालाब का इनमें से कौन सा पर्यायवाची शब्द है? कानन, मयूख, शफरी या फिर तड़ाग? तो तालाब का पर्यायवाची शब्द जो है वो है तड़ाग। यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। कानन कहते हैं जंगल को, जंगल को, अरण्य को, ये सभी कानन के पर्यायवाची हैं। मयूख होता है किरण, किरण को मयूख कहा जाता है। शफरी होती है मछली, मछली के पर्यायवाची हैं सफरी। मीन, मछली, शफरी ये सभी मछली के पर्यायवाची के अंतर्गत आ जाते हैं। और तालाब का पर्यायवाची तड़ाग, ताल, सरोवर ये सभी आ जाते हैं। यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। घुमक्कड़ शब्द में मूल शब्द क्या है? घुमक्कड़ में घूम, घुम, घुमक या फिर घूमा। तो घुमक्कड़ में जो मूल शब्द है, चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या हो सकता है मूल शब्द घुमक्कड़ में। तो ये हो जाएगा घूम प्लस अक्कड़।
तो घूम में अक्कड़ प्रत्यय लगाने पर बनता है घुमक्कड़। तो यहाँ आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा मूल शब्द और अक्कड़ हो जाएगा प्रत्यय। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, घूम। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मृगनयनी में कौन सा समास होगा? द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या फिर द्वंद्व समास। मृगनयनी यानी कि मछली के समान आंखों वाली, तो यहाँ पर तुलना की गई है, इसलिए यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। जहाँ पर किसी के साथ किसी की तुलना या फिर विशेषता बताई जाती है वहाँ पर होता है कर्मधारय समास। तो यहाँ पर नैनों की विशेषता बताई गई है मृग के समान यानी कि हिरण के समान, इसलिए यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नमस्कार में किस संधि का प्रयोग हुआ है? अयादि संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि या फिर विसर्ग संधि। तो नमस्कार में विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है, यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका संधि विच्छेद देख लेते हैं। तो संधि विच्छेद हो जाएगा नमः प्लस कार। तो यहाँ आपको विसर्गें दिख रही हैं, तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण है नमः प्लस कार यानी कि नमस्कार। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अलंकार का भेद नहीं है? अलंकार जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उनको अलंकार कहते हैं, और अलंकार दो तरह के होते हैं, एक अर्थालंकार और एक शब्दालंकार। शब्दालंकार जो होते हैं वो शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, उनको शब्दालंकार कहते हैं, और जिसमें अर्थ के माध्यम से अर्थों के द्वारा काव्य में शोभा उत्पन्न होती है वो अर्थालंकार कहलाते हैं। तो यहाँ पर शब्दालंकार का भेद पूछा गया है। श्लेष, यमक, अनुप्रास और उत्प्रेक्षा, यहाँ पर भेद नहीं है, वो पूछा गया है। तो जो शब्दालंकार हैं वो उनके केवल 3 भेद हैं, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार और अनुप्रास अलंकार। तो जो उत्प्रेक्षा अलंकार है वो शब्दालंकार के अंतर्गत नहीं आता है, तो यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आता है अर्थालंकार के अंतर्गत, ये याद रखिएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार जो है वो अर्थालंकार के अंतर्गत आता है, और अनुप्रास, यमक और श्लेष ये तीनों ही शब्दालंकार के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है नीलोत्पल पद में कौन सा समास है? नीलोत्पल में यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा नीला कमल। नीला कमल यानी कि कमल की विशेषता बता दी गई है कि वो नीला है, तो इसमें कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या फिर बहुब्रीहि समास। अभी आपको बताया जहाँ पर विशेषता बताई जाती है या तुलना की जाती है वहाँ होता है कर्मधारय समास। तो यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। कमल की विशेषता बताई गई है कि वो नीला है, तो यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है धनेश्वर्य का संधि विच्छेद क्या होगा? धन प्लस ऐश्वर्य, धन प्लस ऐश्वर्य, धने प्लस ऐश्वर्य या फिर धनः प्लस ऐश्वर्य। तो धनेश्वर्य का संधि विच्छेद हो जाएगा धन प्लस ऐश्वर्य, और इसमें संधि होगी वृद्धि संधि। धन प्लस ऐश्वर्य यानी कि धनेश्वर्य, तो यहाँ पर संधि हो जाएगी वृद्धि संधि। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूँ, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर बच्चा अपनी माँ से कह रहा है कि मैं तो चंद्रमा का ही खिलौना लूंगा, यानी कि यहाँ पर चंद्रमा की तुलना खिलौने से की गई है। तो इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार या फिर श्लेष अलंकार। तो यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। जहाँ पर किसी का रूप परिवर्तित कर दिया जाता है यानी कि उपमेय उपमान में अंतर करना मुश्किल हो जाता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ, इनमें रूपक अलंकार हो जाएगा, आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपके आज के प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप तो उसको लाइक करें,
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।